नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया पर। मैं हूँ नीरू। आज चंद्रबाबू नायडू को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि अभी कुछ ही घंटे पहले की खबर है कि चंद्रबाबू नायडू को ईडी ने, यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, प्रवर्तन निदेशालय ने उनको क्लीन चिट दे दी है। अब क्लीन चिट किस मामले में मिली है? आपको याद होगा कि जिसके लिए वो 50 दिन जेल में थे। 371 करोड़ का ये मामला था, स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन स्कैम के नाम से। और उसी के चलते वो जेल गए, फिर जेल में उनको बेल मिली और 31 अक्टूबर को पिछले साल उनको बेल मिली थी। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ईडी से उनको क्लीन चिट मिल गई है, तो क्या चंद्रबाबू नायडू अब आजाद हो चुके हैं? क्या वो मोदी जी के साथ कंटिन्यू करेंगे एक प्रसाद समझकर कि भाई उन पे बहुत एहसान हो गया, ईडी ने उनको क्लीन चिट दे दी है, या फिर अब नायडू अपने मर्जी के होंगे? क्योंकि क्लीन चिट अगर ईडी से मिल गई है तो वो आजाद पंछी हैं, वो चाहे तो गठबंधन छोड़ भी सकते हैं, गठबंधन नहीं छोड़ सकते। तो किस तरह से अब राजनीति पनपेगी चंद्रबाबू नायडू और मोदी के बीच में, आज उसी को हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ 3 वरिष्ठ मेहमान हैं। राकेश अचल जी, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर हमारे साथ हैं। राकेश जी, आपका स्वागत है। गिरीश जोशी जी, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर, आपका भी स्वागत है। और प्रेम कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर और संपादक प्रणाम इंडिया के। और आज की चर्चा मैं प्रेम जी से ही शुरू करती हूँ कि प्रेम जी, नायडू को क्लीन चिट मिलना ईडी द्वारा, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये मोदी जी का एक प्रसाद है, या मोदी जी ने उन पर एहसान किया कि भाई गठबंधन में वो आए और उसके बदले में अब उनको 371 करोड़ का जो घोटाले का स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का मामला था, उससे उनको निजात मिल गई? फिर हम इसको इस तरह से पढ़े कि अब नायडू आजाद हो गए हैं, वो जब चाहे तो एनडीए का गठबंधन छोड़ सकते हैं। जी। नीलू जी, ये एहसान मोदी जी ने पहले क्यों नहीं किया? यही सरकार बनते समय कुछ समय बीत गए हैं। आप देखिए, घटनाएं घटती हैं। हम सोचते हैं कि मेहनत तो राहुल गांधी करते हैं अपोजिशन के तौर पर, और उसके बाद जो सिचुएशन बनता है उसका लड्डू चंद्रबाबू नायडू खाते हैं, उसका लड्डू नीतीश कुमार खाते हैं। अभी जातीय जनगणना का सवाल उठाए कितना दिन हुआ चंद्रबाबू नायडू का? हफ्ता भर नहीं हुआ, 4-5 दिन पहले ही तो उठाया था। और सब लोग कह रहे थे चंद्रबाबू नायडू ने अपोजिशन का नारा पकड़ लिया, अब वो बीजेपी पर दबाव। ये अपोजिशन का नारा जो है, ये जो सिचुएशन अपोजिशन ने बनाया है, इसका फायदा उनको वो सहयोगी दल उठा रहे हैं। जातीय जनगणना का नारा बोल करके अब उनको इन्होंने हिंट किया कि भाई हम तो उधर भी जा सकते हैं। और उसके बाद में परिणाम जो है क्लीन चिट के रूप में सामने आया, जो भी 370-71 करोड़ का घोटाला था स्कैम स्कीम स्किल डेवलपमेंट का, उसमें आया है। इससे पहले आप देखेंगे वो लड्डू का मामला भी सामने आया था, जिसमें चंद्रबाबू नायडू ने इंटेंशनली ये चर्बी मिला, या उस तरह की मछली के तेल मिले, ये सारी बातें जो है पिछली सरकार पर थोपा और कहा कि जो पिछली सरकार थी उसके समय में ये सब कुछ हो रहा था और हिंदू मुस्लिम किया, खुलेआम किया। वो उस समय भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक जरूरत को महसूस करने को पूरा कर रहे थे। लेकिन बाद में जब उसी मामले में बीजेपी ने उल्टा उनको क्लच में लेने की कोशिश की, क्योंकि बीजेपी भी उसी तरीके से दबाव डालती है कि कैसे सहयोगी दल हमारे पास में रहे, तब उन्होंने, कोर्ट ने भी फटकारा चंद्रबाबू नायडू को कि आपको क्या जरूरत थी बोलने की, जब जब आप जान रहे हैं कि यूज ही नहीं हुआ उस चीज का, उस लड्डू में जो प्रसाद बोलते हैं, आप जान रहे हैं तो कैसे कह दिया बिना जानकारी के? कोर्ट ने भी पूछा, वो मामला अभी लंबित ही है। तो ऐसे जो जो मामले आ रहे हैं, हर मामले में कभी चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार को ब्लैकमेल करते हैं, कभी मोदी सरकार चंद्रबाबू नायडू को ब्लैकमेल करती है, या बीजेपी बोल लीजिए, जो बोल लीजिए, उस तरीके से चीजें चल रही है। सरकार बैसाखी पर इसलिए है, दोनों एक दूसरे की जरूरतों, माने वैध जरूरतों नहीं, अवैध जरूरतों के लिए एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। और इस बार जो दिखा, एक बार फिर वॉशिंग मशीन वाली थ्योरी सही हो गई कि वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। भाई चंद्रबाबू नायडू, आप केवल हम बीजेपी पर ही सवाल ना उठाएं, सवाल तो हम अदालत पर भी उठाएंगे। भाई कुछ बात होता है, जमानत तक देने के लिए तैयार नहीं होते, लगता है कि इससे बड़ी अदालत कोई है ही नहीं, इससे बड़ा गुनाह किसी ने किया ही नहीं। और उसके बाद
एजेंसी आती बोलती कि मामला वापस, और अदालत चुपचाप अपना फाइल समेट के रख देती है। अरे एजेंसी से पूछना भी तो चाहिए, काहे के लिए मामला वापस क्यों रखा 53 दिन तक जेल में, कोई पूछेगा? लेकिन हमारी अदालत भी वैसी है, एजेंसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार का हिंट मिलता है फाइल बंद, सरकार का हिंट मिलता है फाइल खोल दी जाती है। तो ये जो सब कुछ चल रहा है राजनीतिक कारणों से, किसी को क्लच में लेना, किसी को परेशान करना, किसी को जेल में डालना, और राजनीतिक कारणों से फिर रिहा कर देना। अजित पवार का मामला था ही भाई, सबने देखा, वो भी मुक्त हो गए। प्रफुल्ल पटेल के ऊपर भी जितने मामले थे सब वापस ले लिए गए। ये सब राजनीतिक जरूरतों के हिसाब से संगत में आए, बीजेपी की संगत में आए, वॉशिंग मशीन में वक्त के साथ धुल गए। लेकिन ये हो गया हम बोलते हैं, लेकिन क्यों हो रहा है, इसमें किसकी जिम्मेदारी है? भाई ऐसा थोड़ी कि सत्ताधारी दल जो चाहे वो होता रहे, अदालत भी चेक नहीं लगाती है, एजेंसियां भी उसके इशारे पर चलती हैं। और जब बेल मिलना इतना कठिन हो जाता है, पीएमएलए लग गया, ईडी लग गया, ये सारी चीजें हो जाती, इतना कठिन हो जाता है कि लोग जेल से निकल ही नहीं पाते हैं। ऐसे केसेस भी हैं। लेकिन जैसे ही वो आकर के बीजेपी के साथ में तालमेल कर लेते हैं, तो वो इतना आसान हो जाता है बेल मिलना कि उससे सरल कुछ है ही नहीं। तो ये बेल मिलना मुश्किल और आसान होता है, और अब तो मामला खत्म कर देना भी मुश्किल और आसान हो गया है। आप विरोध में है तो मामला खत्म हो ही नहीं सकता भाई, लटका रहेगा। और आप समर्थन में आ गए तो एकदम जैसे चट मंगनी पट ब्याह बोलते हैं, वैसे समर्थन में आइए और ले जाइए क्लीन चिट। तो इस तरह से उन्होंने क्लीन चिट दे दिया है। ये है हमारे देश का भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार की आग में भ्रष्टाचार की कड़ाही तली जा रही है। आप ये समझिए, उसमें पकौड़े भी भ्रष्ट ही बनेंगे। तो पकौड़े भ्रष्ट बन रहे हैं, आग भी भ्रष्टाचार, कढ़ाई भी भ्रष्टाचार, पकौड़े भी भ्रष्टाचार के। तो वो भ्रष्टाचार के पकौड़े बंट रहे हैं, मिल रहे हैं, जिनको नसीब में वो ले रहे हैं, खुशी खुशी खा रहे हैं। जी बिल्कुल। राकेश अचल जी, अब आपके पास आती हूँ कि सर नायडू को क्लीन चिट मिलना 371 करोड़ के स्कैम में, इसे आप कैसे देखते हैं? आप ये कहेंगे कि अब वो मोदी जी के साथ उनको कंटिन्यू करना पड़ेगा क्योंकि उनके ऊपर एक एहसान आ गया है कि मोदी जी ने उनको फ्री कर दिया, या फिर अब नायडू अपने आप को आजाद समझेंगे कि वो अब फ्री हैं, वो चाहें तो गठबंधन छोड़ भी सकते हैं, उनका क्या बिगाड़ लेंगे? या फिर आपको लग रहा है कि नायडू किसी न किसी दबाव में अब हमेशा मोदी जी के साथ बने रहेंगे जब तक एटलीस्ट मोदी जी प्रधानमंत्री हैं? जी राकेश। धन्यवाद निधि जी। देखिए, बुंदेलखंड में एक कहावत है कि कहीं हड़िया नहीं है तो कहीं पारा नहीं है। पारा जो मिट्टी का बर्तन होता है उसके ऊपर का ढक्कन, किसी के पास मटकी है, किसी के पास ढक्कन नहीं है। ये स्थिति बीजेपी और चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू की है। तो इस समय ये धारणा बनाना कि चंद्रबाबू नायडू से ये केस हट गया है, उन्हें क्लीन चिट मिल गई है तो वो आज़ाद हो गए हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से अलग हो जाएंगे, अपनी बैसाखी वापस ले लेंगे, ये मुझे लगता है कि ये बहुत दूर की कौड़ी है। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अभी चंद्रबाबू नायडू को जिन परिस्थितियों में अपने राज्य में सरकार चलानी है, उस परिस्थिति में उन्हें केंद्र के सहयोग की नितांत आवश्यकता है। और भारतीय जनता पार्टी को तो है ही, उसमें तो कोई अभी परिदृश्य बदला नहीं है, उपचुनाव के बाद भी नहीं बदलने वाला है, क्योंकि उपचुनाव के बाद भी कोई लोकसभा में उनकी सीटों की संख्या अप्रत्याशित ढंग से तो बढ़नी नहीं है। तो एक दूसरे की जरूरत को पूरा करने के लिए ये गिव एंड टेक का मामला है, और उन्होंने समर्थन दिया, बैसाखी लगाई, और सरकार ने बड़े प्रेम से उनको क्लीन चिट पकड़ा दी। भाई क्लीन चिट देने में कुछ जाता नहीं, ईडी तो घर की मुर्गी है, जिधर को आप उसको इशारा कर दोगी उस तरफ वो कुड़कुड़ाना शुरू कर देगी, छोड़ देगी, पकड़ लेगी। यही मामला जैसे अभी आपने कहा अपने प्रस्तावना में 371 करोड़ का है। दिल्ली का मामला तो शराब घोटाले का 100 करोड़ का था। तो 100 करोड़ के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री कितने दिन जेल में रहे, उनका मुख्यमंत्री का पद भी चला गया। लेकिन नायडू साहब 371 करोड़ के मामले में भी दूध के धुले साबित हो गए, कर दिए गए। तो ये जो सिलसिला है, जो अभी पांडे जी कह रहे थे कि भ्रष्टाचार अब अपने चरम पर है, और यथा राजा तथा प्रजा, जैसे हमारे सरकार में बैठे लोग हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, वैसी ही हमारी कार्यपालिका है, वैसी ही हमारी न्यायपालिका भी हो रही है। उसके ऊपर भी ऐसे परोक्ष और प्रत्यक्ष कई तरह के दबाव भी हैं, कई तरह के लालच भी हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें बिल्कुल नहीं चौंकना चाहिए। और आने वाले दिनों में तो आप देखेंगे कि
ये चुनाव तो निपट जाए महाराष्ट्र और झारखंड के, कितने लोगों के ऊपर ईडी अपना छापे मारेगी और कितने लोगों को क्लीन चिट देगी। क्योंकि अभी तो बिना क्लीन चिट दिए अजीत पवार बाबू भी मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, लेकिन उन्हें क्लीन चिट नहीं मिली है। उनके मामले पर धूल डाल दी गई है। अगर वो उछल कूद दिखाते हैं ये महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में, तो आप देखेंगे कि वो भी सलाखों के अंदर चले जाएंगे। तो इस समय सीधा सीधा इस हाथ दीजिए उस हाथ दीजिए राजनीति चल रही है, और इस राजनीति को रोकना बहुत जरूरी है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अब जनादेश एक तरफ होता है, धनादेश एक तरफ होता है, मशीनें एक तरफ होती हैं, कहीं कुछ साफ साफ नहीं है। तो लोकतंत्र के जो खतरे कल थे, कल दूसरी तरह के खतरे थे। संविधान की हम बात करते थे कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। अब तो पूरी व्यवस्था खतरे में है। अब तो मानवाधिकारों की आप बात नहीं कर सकते, आप न्याय की बात नहीं कर सकते। भाई जमानत जन्म सिद्ध अधिकार है फरियादी आरोपी का, और एक निश्चित समय के बाद जमानत मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो आप जितनी सजा जिस मामले में नहीं मिल रही है, उससे ज्यादा आप विचाराधीन कैदी के रूप में रखे जा सकते हैं, क्योंकि सरकार चाहती है। सरकार अगर सरकार की इच्छा के विरुद्ध न्यायालय काम करना शुरू कर दे, तो आप देखेंगे कि अभी सरकार औंधे मुंह गिर पड़ेगी। लेकिन ये काल्पनिक सवाल है और काल्पनिक धारणा है कि नायडू साहब क्लीन चिट मिल जाने के बाद अपनी बैसाखी हटा लेंगे, वो तो और नतमस्तक हो जाएंगे। वो एहसान के तले और दबा दिए गए हैं। और इसलिए आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में जैसे भारतीय जनता पार्टी चाहेगी वैसे वो राज्य में एक्ट करेंगे, अपने प्रतिद्वंदियों को कुचलने के लिए। और जो इनका हिडन और खुला एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, उसको भी लागू करने के लिए वो केवल अपनी जो गर्दन है वो बचाए रखने के लिए जो कुछ संभव होगा वो करेंगे। और इसलिए ये मैं बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि इस क्लीन चिट के बाद नायडू साहब में इतना ताकत आ जाएगी कि वो मोदी को आंखें दिखा दें। अभी तो मोदी ही आंखें दिखा रहे हैं। झारखंड का चुनाव कल घोषित हुआ, 2 दिन पहले वहाँ ईडी ने कितना काम किया आपको पता ही होगा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की बैसाखियों की सरकार बहुत निश्चिंत है। और आप देखें कि हरियाणा के चुनाव तो उन्होंने अपने पक्ष में कर ही दिए। जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित राज्य है, अभी तो पूरा राज्य मिला नहीं है, वहां की सरकार भी घुटनों के बल चलेगी अभी, आप देखेंगे कुछ महीनों में। क्योंकि कांग्रेस ने बहुत समझदारी के साथ उस सरकार में अपनी भागीदारी नहीं की है। अगर सत्ता का लालच होता तो कांग्रेस उसमें शामिल हो जाती, उप मुख्यमंत्री उसको मिल जाता, निर्दलीय को काय बनाने की जरूरत पड़ती। तो ये राजनीति के अपने दांव पेंच हैं। कब कौन कहाँ किसको धोबी पछाड़ मारेगा ये हमें देखना पड़ेगा, कहना बड़ा मुश्किल है। जी, आपने सही कहा, जम्मू कश्मीर की सरकार की आपने जिक्र किया। गिरीश जी, आज क्या इस क्लीन चिट से आज क्या ओमर अब्दुल्ला को भी एक मैसेज मोदी जी ने दे दिया है कि देखिए भाई, नायडू जी को क्लीन चिट मिल गया है और इसी तरीके से ये जो लेन देन वाली राजनीति है करते रहिएगा, हम भी सर्वाइव करेंगे और बाकी अलाइज भी सर्वाइव कर सकते हैं। क्या ये मैसेज आज नायडू की क्लीन चिट से गया है सभी को? नीलू जी, राजनीति में मैसेज तो 24 घंटे में बदल जाता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप देखिए, हमारे इसमें एक बेसिक नॉर्म्स है हिंदुओं में कि जो गणेश की स्थापना करता है वही गणेश का विसर्जन करता है। तो स्थापना तो इन्होंने करवा दी, विसर्जन ये तब तक नहीं करेंगे क्योंकि इनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना, नया कैपिटल बनाना, 15,000 करोड़ की मेट्रो लगवानी है। तो अभी तो कुछ मतलब है नहीं वो उनके साथ रहेंगे, क्योंकि ये सारे प्रोजेक्ट्स में सेंटर के अप्रूवल चाहिए, बेसिक थिंग वो नहीं करेंगे। और फिर जगन मोहन ने जो खेल करा था, अभी लड्डू तो सिर्फ खुला है, किसी ने खाया तो है नहीं, तो वो भी कोशिश करेंगे इसका, क्योंकि जगन के पास अभी भी राज्यसभा में एमपीज हैं। तो वो अगर यहाँ से निकलते हैं तो भाजपा इमीडिएटली खेल कर लेगी। उनको सारे एनवायरमेंट तो देखना ही पड़ेंगे ना। चंद्रबाबू नायडू कोई कच्ची गोली तो खेलने वाले हैं नहीं, इज ए वेरी श्रूड पॉलिटिशियन। तो अभी तो वो बिल्कुल बैठेंगे तिजोरी में, वहां बैठ के क्या क्या मिल रहा है वो सब लेंगे, अपने प्रोजेक्ट्स अप्रूव कराएंगे, इन्वेस्टमेंट्स भी उनको लाने। तो ये इतने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और वैसे भी ईडी सीबीआई जब तक ये लोग बैठे हैं, इनका केस में सिर्फ चंद्रबाबू नायडू को क्लीन चिट मिली है, वो केस को क्लीन चिट नहीं मिली है। उसी में से कोई छूट के अप्रूवर हो जाएगा और फिर चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दे देगा, फिर अंदर कर देंगे। तो ये तो
आई डोंट थिंक सो इनमेच्योर्ड। वो बैठेंगे, वो अपने फटाफट पहले तो प्रोजेक्ट्स पास करवाएंगे, उनको फंड्स भी लेने हैं, तो 30-35 हजार करोड़ तो अभी उनको उठा लेने पड़ेंगे, तब जाके उनका सारा प्रोजेक्ट बनेगा। तो मैं नहीं समझता हूँ इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा। चंद्रबाबू नायडू विल कंटिन्यू। महाराष्ट्र इलेक्शंस के बाद भी हरियाणा से इतना हुआ होगा कि थोड़ा सा उनका मॉरल डाउन हुआ होगा कि अभी नहीं करते, बाद में करते, लेकिन महाराष्ट्र रिजल्ट आने के बाद थोड़ा निगोशिएटिंग पावर बढ़ सकता है, ये पोजीशन आके खड़ी हो सकती है। जी ठीक है। प्रेम जी, जो अब जो नायडू जी के बीच में जो हम लोग शुरू से बात कह रहे थे कि जब नायडू जी ने सरकार में अपने आप को शामिल किया, मोदी जी के बैसाखी बने, और तब से अटकलें लग रही है कि भाई अगर नायडू जी अगर चाह लेंगे तो फिर मोदी सरकार बहुत ज्यादा दिन की मेहमान नहीं रहेगी। लेकिन अब आज क्लीन चिट नायडू को देकर क्या मोदी जी ने अपनी 5 साल की सरकार को पूरा कर लिया है? क्योंकि नीतीश, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई अभी किसी स्थिति में है कि वो अपना गठबंधन तोड़ेंगे। 2025 में बिहार में भी चुनाव है, तो एक तरीके से सरकार ये सुरक्षित हो गई है। और आज 371 करोड़ के स्कैम में नायडू को क्लीन चिट करके मोदी जी ने अपनी कुर्सी 5 साल के लिए बचा ली। ये बात आप सही कह रही हैं कि जो क्लीन चिट दी गई है वो चंद्रबाबू नायडू के भले के लिए चंद्रबाबू नायडू जी का एंगल है, लेकिन मोदी जी तो अपने भले के लिए उनको क्लीन चिट दे रहे हैं कि कैसे इनको मना कर रखा जाए, कैसे इनको पटा कर रखा जाए। तो अब बताइए, जो लोग इस उम्मीद में रहते हैं कि चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस ले लें और इंडिया गठबंधन में आ जाए, ऐसे लोगों से इंडिया गठबंधन का फायदा होगा कि नुकसान होगा, ये भी सोचने का समय। अभी तक तो इंडिया गठबंधन में जो लोग भी हैं, जो सदस्य भी हैं, वो सभी एक दूसरे की जरूरतों पे काम आने वाले हैं। इतना छोटी मोटी बातें भी होती रहती हैं, लेकिन फिर भी उसको इग्नोर करके चलते हैं। कोई किसी को ब्लैकमेल नहीं कर रहा है, इसके बावजूद कि कई स्टेट्स में सत्ता में तो हैं, सत्ता में थे भी, महाराष्ट्र में भी थे, लेकिन ये हालात, इस तरह की सत्ता, कम से कम ये संयोजन इंडिया गठबंधन की तरफ नहीं दिखता है। ये सुकून की बात है। बीजेपी में कहने के तो 38 दल हैं, लेकिन काम के 2 ही हाथ रह गए, जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू, लेकिन और तो कोई बीजेपी का है नहीं। अब इन दोनों को भी, अब इन दोनों के हाथ से काम लेने के लिए भी आप समझिए कि उनको तरह तरह के जतन करने पड़ रहे हैं। ये बताता है कि केंद्र सरकार की सत्ता नाजुक दौर से गुजर रही है। ये कभी भी कोई भी हाथ खुद से मुड़ जाएगा, खुद से टूट जाएगा, या कोई मरोड़ देगा, जो भी परिस्थिति पैदा हो सकती है, इसके लिए ये वल्नरेबल है, चाहे नीतीश कुमार, चाहे चंद्रबाबू नायडू। ये स्थिति है। अब इससे प्रदेश की जनता का क्या भला हो रहा है इस गठबंधन ऐसी सरकार चलने से, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। बिहार में भी देख लीजिए, जंगल राज आज को नहीं बोलेंगे तो कब को बोलेंगे। किसी को भी गोली मार दी जाती है, किसी को कहीं भी आगजनी हो जाती है, हर दिन ऐसी घटनाएं घटती हैं। सत्ताधारी दल के नेता तक सुरक्षित नहीं है। तो ये जो स्थिति है, चाहे बिहार हो या गठबंधन की जो बीजेपी की सरकार है, उसका मैं खास तौर से जिक्र कर रहा हूँ। ये हालात हैं। महाराष्ट्र में आप देख ही रहे हैं कि बिश्नोई गैंग ही चला रहा है देश को, महाराष्ट्र को। वो जिसको चाहेगा वो जिएगा, जिसको नहीं चाहेगा वो नहीं जिएगा। अब वो तो सीमा पार भी अब वो हैंडल करने लगा है। वो हालात है। भारत सरकार की अपनी क्षमता कहाँ गई पता नहीं। पूरी सरकार लॉरेंस बिश्नोई पर डिपेंड कर गई है। हमारी सेना का सम्मान, हमारी एजेंसियों का सम्मान, हमारी पुलिस का सम्मान, ये सब कहाँ चला गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। तो अंदरूनी हालात और बाहरी हालात सब सेम है। थोड़ा भटकाव ना हो, हम फिर से वापस आते हैं कि लेकिन ये जो चीजें बनी हैं, इसी का पहलू है। सब करप्शन ही है, हर तरह का करप्शन है। अब ईडी ने क्लीन चिट दे दिया चंद्रबाबू नायडू को। ईडी तो खुद मुद्रा दोहन के आरोप में अदालत से तलब हुई है। कर्नाटक में वित्त मंत्री तलब हुए। ये लोग कौन होते हैं क्लीन चिट देने वाले? ये तो खुद दागदार है। तो इस ऐसी एजेंसी को बंद करने का समय आ गया है। कोई जरूरत नहीं है ऐसी एजेंसी जो कि खुद मुद्रा दोहन में लगा दी गई हो, खुद मुद्रा दोहन कर रहे हो, वो दूसरे को क्लीन चिट दे रहे हैं। इसका मतलब ये कि इनके लिए क्लीन चिट शब्द का कुछ अलग मतलब है।
हम वो मतलब नहीं है जो हम लोग लेके चलते हैं कि किसी को क्लीन चिट मिल गया। भाई जो करप्ट होता है उसके लिए अच्छा का मतलब भी अच्छा हमारी नजर से नहीं होता है, वो विशेष मतलब ले लेता है। तो वो चीजें नजर आ रही हैं। हम ये देख पा रहे हैं कि राजनीतिक जो करप्शन है वो करप्शन बाकी किसी भी करप्शन से बड़ा हो गया है। सत्ता के लिए हर तरह के करप्शन को आगे बढ़ाया जा रहा है। इवन इसमें करप्शन इस पूरे चक्र का किसी की जान ले लेना भी अब एक उसका हिस्सा हो गया है कि किसी की जान भी ले लो। चुनाव है, चुनाव में फायदे होंगे, उसमें अगर हिंदू मुसलमान का एंगल आ जाए, उसमें अगर कुछ दूसरे किस्म का एंगल आ जाए तो वो भी करेंगे। तो अब करप्शन सिर्फ आर्थिक करप्शन नहीं है, राजनीतिक करप्शन जो है उसका अम्ब्रेला इतना बड़ा हो गया है जिसमें अब चंद्रबाबू नायडू को क्लीन चिट मिलना एक हमें अब छोटी बात नजर आती है, बहुत छोटी बात नजर आती है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े करप्शन उसमें सरकार डूबी है, केंद्रीय एजेंसियां डूबी हैं और वो बिल्कुल नग्न होकर करप्शन का नाच चल रहा है। आपने लास्ट में जो शब्द जो फ्रेज इस्तेमाल किया कि एक नग्न नाच इस समय करप्शन का चल रहा है, और उसी चीज को आगे बढ़ाती हूँ राकेश अचल जी की नायडू को क्लीन चिट देना, एक तो ये भी था हम लोगों ने जो डिस्कस किया कि भाई मोदी जी ने अपनी 5 साल के लिए कुर्सी सुरक्षित कर ली है, लेकिन नायडू को क्लीन चिट का क्या मतलब है कि जो राजनीति का जो चेहरा हमने पिछले 10 सालों में नहीं देखा था, जिस तंत्र का चेहरा हमने 10 सालों में नहीं देखा था, क्या अब उसका चेहरा अब उसके उस चेहरे की अब शुरुआत हुई है कि अब और किस लेवल तक इसका पतन होगा अभी पता नहीं है, लेकिन एक बहुत ही खूंखार तंत्र एक हमारे सामने आ गया है जो भ्रष्ट है और जो किसी भी हद तक जा सकता है, और आप किसी को आजाद नहीं समझ सकते हैं जैसे कि नायडू। अब हम नायडू के लिए ये तो कह नहीं सकते कि वो फ्री होकर चले जाएंगे, तो इसका मतलब क्या अब नायडू मोदी के गुलाम बन चुके हैं क्योंकि एक ऐसा तंत्र खड़ा कर दिया गया है उनके सामने। नीलू जी, हकीकत तो यह है कि इस समय जो सल्तनत हमारे हिंदुस्तान में चल रही है वो मुगलिया सल्तनत के दौर से भी ज्यादा खतरनाक है। उस दौर में भी सत्ता के लिए भाई भाई को, बाप को, किसी को भी मार सकता था, बंदी बना सकता था। वही स्थिति आज हिंदुस्तान में बन गई। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में लोकतंत्र में अदावत की और बदले की जो राजनीति शुरू की थी, अब वो बहुत गहरी जड़ तक उसकी जड़ें बहुत गहरी हो गई हैं। और अब स्थिति यह है कि किसी भी दल का, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के अपने नेता, वो अपने आप को महफूज महसूस नहीं करते हैं। उन्हें डर लगता है कि किस दिन भ्रकुटी विलास हो जाए, सरकार की भ्रकुटी टेढ़ी हो जाए, उस दिन उनका स्वाहा हो सकता है। तो ऐसे भय और आतंक के माहौल में अगर देश चलेगा तो आप देखेंगे कि लॉरेंस बिश्नोई एक नहीं 10 बिश्नोई खड़े हो जाएंगे इस देश में। और अतीत में ऐसा हुआ है, कांग्रेस के टाइम में भी डॉन माफिया एक जमाने में बहुत होते थे, लेकिन स्थितियां बाद में बदल गई। लेकिन अब हम फिर से उसी दौर की तरफ लौट रहे हैं कि जहां सरकार के हाथ में कहने को कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी है, लेकिन वो कर कुछ नहीं पा रही है। आप अमेरिका से मित्रता रखते हैं, 2018 से लॉरेंस बिश्नोई देश के बाहर अमेरिका में बैठ के अपना ऑपरेशन कर रहा है, आप उसका प्रत्यावर्तन नहीं करा पाए। और अब उल्टे जो आपके दोस्त थे ट्रम्प साहब, वो कहते हैं कि हम भारत, अगर हम जीत गए, सत्ता में आए, तो भारत से आने वाले माल पर जो लगने वाला टैक्स उसको दोगुना कर देंगे। तो आपकी जो स्थिति है, ताकत न घर में रही है न बाहर रही है। बाहर कनाडा से आपके संबंध ठीक वैसे हो गए जैसे पाकिस्तान से हो चुके हैं। पाकिस्तान में भी बर्फ पिघली नहीं है, हमारे विदेश मंत्री गए हैं वहाँ एक SHO की बैठक में शामिल होने, लेकिन कोई स्थिति नहीं बदल रही है। तो जब सत्ता भ्रष्टाचार के दलदल में खड़ी हो जाएगी और इस तरह से सौदेबाजी करके कुर्सी को बचाएगी, तो आप देखेंगे कि स्थितियां अराजक बहुत तेजी से बढ़ेंगी। आप चंद्रबाबू नायडू को उनको साथ रखना और इनका उनके साथ रहना व्यवस्था इसलिए है कि दक्षिण भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल में पूरी कोशिश करने के बावजूद भी अपने पांव जमा नहीं पाई है। कर्नाटक उनके पास नहीं है, तेलंगाना उनके पास नहीं है, केरल उनके पास नहीं है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये जो नायडू साहब हैं, ये उनकी भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है। और नायडू साहब की मजबूरी भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि नायडू साहब भी इतने करप्शन के दौर से गुजरे हैं। अगर नहीं गुजरे होते तो जो पुराने हमारे मुख्यमंत्री थे यहाँ के आंध्रा के रेड्डी साहब,
वो इनको जेल में ऐसे नहीं पटक देते, बिना केंद्र की मदद के जेल में किसी भी अपने प्रतिद्वंदी को पटकना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि संस्था तो ईडी थी उस समय। नायडू को अंदर कराने में परोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ही हाथ था। लेकिन अब स्थितियां बदली हैं, तो जैसे जैसे स्थितियां बदलेंगी तो आप देखेंगे कि अब ये जो भया दोहन का सिलसिला है, ब्लैकमेलिंग जिसे कहते हैं, ये और तेज होगा। या तो इनाम लो और या फिर गर्दन झुका के साथ में चलो, तो राजनीति आप कर पाएंगे, अन्यथा नहीं होगी। दिल्ली के लोगों को घुटने के बल बिठा दिया गया, झारखंड में हेमंत के सोरेन के साथ यही हुआ, 50 दिन वो भी जेल में 51 दिन रहे और उनकी पार्टी को तोड़ दिया गया। कोशिश तो ये हुई ना कि आपकी कमर पे बार। अब पहले युद्ध और राजनीति में कुछ सिद्धांत होते थे, लेकिन अब कोई सिद्धांत नहीं है। अब तो यह है कि कुर्सी बचाना है। लेकिन ये बात भी मैं आपकी मानने को तैयार नहीं हूँ कि इस छोटी सी क्लीन चिट से माननीय मोदी जी की सरकार 5 साल के लिए स्थायी हो गई है। आने वाले दिनों में इतने उतार चढ़ाव आएंगे कि ये सरकार कब डगमगा के गिर जाए कोई नहीं जानता, मोदी जी भी नहीं जानते। अभी तो दिसंबर में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष तो नया आ जाने दीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। आरएसएस का 100वां सालगिरह तो बन जाने दीजिए अगले साल, फिर देखते हैं क्या होता है। कितने सांप बिच्छू इनकी पे उसमें पिटारी में पड़े हुए हैं, वो इनने पाले हैं, इनके ऊपर हावी हो सकते हैं। तो ये बहुत छोटी घटना है, जैसा पांडे जी ने कहा, क्लीन चिट मिलने से राजनीति में, आंध्रा की राजनीति में या देश की राजनीति में कोई तब्दीली आने वाली नहीं है, सिवाय इसके कि 2 दिन ये सुर्खियों में रहेगी। और कल से महाराष्ट्र झारखंड के चुनाव में जो वाक युद्ध शुरू होगा, और अभी हो गया है, वायनाड से प्रियंका वाड्रा की उम्मीदवारी के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखलाना शुरू हो गए हैं। तो वो अब भूल गए नारी वंदन, अब वो नारियों को गालियां देना शुरू कर दी उन्होंने। तो ये खबर तो आई और गई, सुर्खी नहीं बन पाएगी। सुर्खियां बनेंगी महाराष्ट्र और झारखंड की के विधानसभा चुनावों का बाकी होगी। जी ठीक है गिरीश जी, अब अंतिम कमेंट के लिए आप ही के पास आती हूँ कि नायडू के बारे में अब क्या कहा जाए। क्या अब हम ये मान लें कि नायडू जी अब 5 साल, मतलब जब तक मोदी जी रहेंगे, वो अब अपनी गुलामी में रहेंगे और उस गुलामी से वो बाहर नहीं आ सकते? या आपको लगता है कि कुछ ऐसा पॉलिटिकल इक्वेशन बदल सकता है जिसमें कि वो मोदी जी को कहेंगे कि भाई अब टाटा बाय बाय, अब मैं जा रहा हूँ? क्या वो स्थिति भी आपको दिख रही है? एनीथिंग इज पॉसिबल। आप देखिए, उनको स्टेट चलाना आता है। उन्होंने वाजपेयी जी के साथ भी बहुत अच्छे से चला लिया था, अपना काम निकलवा लिया था। तो इतने कमजोर नहीं है कि मोदी जी अपने ट्यून पे उसको नचवा ले। 240 आते ही उन्होंने सारा कैलकुलेशन कर लिया, और अभी तक तो मोदी जी अपनी कोई मनमानी चला नहीं पाए। तो चंद्रबाबू नायडू को इतना कमजोर मान लेना, और फिर उसका स्टेट का इंपॉर्टेंस है। लेकिन एक चीज आप समझ लीजिए कि जो ये डर्टी गेम बैकग्राउंड में चल रही है, हम लोग भी लॉरेंस बिश्नोई को हीरो बनाना बंद कर दें। ये बहुत एक बड़ी डर्टी गेम चल रही है। महाराष्ट्र आपके हाथ में पॉलिटिकली नहीं आएगा, तो आप ये बता रहे हैं कि ये दाऊद पार्ट 2 आ रहा है, इसलिए वो गुजरात में सेफ बैठा हुआ है, उसको कोई ले नहीं जाएगा, और उसके नाम पे ये बिल फाड़ के जो फिल्म इंडस्ट्री से और इससे पैसे की उगाही करवा लेंगे। इनको तो फाइनेंस से मतलब है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं आएगी तो पैसा मटवा लेंगे। तो ये जो डर्टी गेम खेल रहे हैं, आज आपके साथ ब्रिजभूषण शरण सिंह खड़ा है, वो तो डायरेक्ट दाऊद के साथ इन्वॉल्व हुआ आदमी है। तो आपके पास ये नहीं, आप सोच रहे हो कि अगर स्टेट ज्यादा हाथ में नहीं रहेंगे तो हम बिश्नोई को एनकैश करके ये चलते चलेंगे। लेकिन ये इतिहास नहीं जानते कि बॉम्बे की पॉलिटिक्स में कोई भी डॉन लाइफ लॉन्ग रहा ही नहीं। जैसे ही हाजी मस्तान और करीम लाला आए तो इन्होंने वरदराजन मुडलियार को खड़ा कर दिया और तीनों खत्म हो गए। उसके बाद आप देखिए कि जैसे ये लोग आए तो समबडी दाऊद आ गया, दाऊद के सामने इन्होंने डैडी को खड़ा कर दिया, अरुण गावली को। तो ये डिस्प्यूट चलता रहेगा। आप समझ जाओ कि वन साइडेड आके ये डॉन बन जाएगा और ऑल इंडिया ये चाहे से इंडस्ट्रीज को नचाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल हब है। तो ये जो इनकी डर्टी गेम है उसी को देखना पड़ेगा। तो ये ऐसा नहीं कि चंद्रबाबू नायडू की नजर में नहीं है इन्वेस्टमेंट्स कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। तो ही विल ऑल्सो वेट एंड वॉच। महाराष्ट्र की पोजीशन के बाद काफी कुछ बदल सकता है, दैट इज फॉर श्योर। जी चलिए, तो कुल मिलाकर बहुत ही रोचक इस समय स्थिति है कि 371 करोड़ के स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के स्कैम में नायडू जी को, चंद्रबाबू नायडू को क्लीन चिट गई है। लेकिन महाराष्ट्र के और झारखंड के चुनाव के बाद क्या पॉलिटिकल इक्वेशंस बदलेंगे, क्या नायडू अपना तेवर दिखाएंगे? लेकिन फिलहाल जिस तरीके से चीजें पनप रही हैं, ऐसा लग रहा है कि नायडू जी तो अब
कृतज्ञ हैं बिल्कुल बीजेपी के लिए और मोदी जी के सामने नतमस्तक रहेंगे कि भाई आपकी बड़ी कृपा और मुझे निजात मिल गई ईडी से। लेकिन क्या नायडू अपने तेवर बदल सकते हैं, इस पर अब निगाहें रखनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि क्या कुछ होता है। बहुत सारी चीजें उनके स्टेट में भी होगी, बहुत सारी चीजें केंद्र की तरफ से भी होगी, तो अब देखना होगा कि दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो किस तरह से आगे जाता है, या फिर उनकी इंडिया अलायंस से जो वो अपने आप को करीब लाते हैं, ये भी देखना है। और उन्होंने अपने सारे कार्ड्स को बिल्कुल पोजीशन कर रखा है। वो जब चाहे तो वो कास्ट सेंसस कर लेते हैं, वो जब चाहे तो मोदी जी के सामने नतमस्तक होकर गिरने भी लगते हैं। तो ये दोनों तरफ से टाइट रोप वॉकिंग या बैलेंसिंग एक्ट जिसको हम कहते हैं, टाइट रोप वॉकिंग नहीं, बैलेंसिंग एक्ट बहुत अच्छे से नायडू जी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति का क्या आप भरोसा कर सकते हैं, चाहे वो इंडिया अलायंस हो और चाहे फिर एनडीए ही क्यों ना हो। तो आज नायडू जी की विश्वसनीयता पे भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, प्रेम जी, राकेश जी, गिरीश जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।